Hello to everybody, a very warm welcome to your very own YouTube channel. This is your friend and your teacher CMA दिशा दुआ और हम साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं आपके CMA फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 जहां हम बिजनेस लॉज पढ़ रहे हैं। हमने सेकेंड मॉड्यूल बोले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शुरू किया था, जहां पर हम ऑलरेडी 3 सेशंस कर चुके हैं। आज हम 4th सेशन पे हैं। हम क्विक रिकैप लेते हैं और फिर सेक्शन 17 फ्रॉड की ओर चलेंगे। हमने कुछ सेक्शंस देखे स्टार्टिंग से अब तक। सेक्शन 10 देखा जहां हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। 11 के अंदर माइनर पढ़ा, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में माइनर पढ़ा। 12 के अंदर अपन ने साउंड माइंड पढ़ा। 13 के अंदर कंसेंट पढ़ा। 14 के अंदर जाना कि कब कंसेंट फ्री नहीं है। 15 के अंदर क्वेश्चन पढ़ा। 16 के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा और अब 17 पढ़ने जा रहे हैं जहां फ्रॉड पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक पढ़ेंगे, एकदम उसको ख़त्म करके फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। आइए कॉन्ट्रैक्ट पहले फटाफट से फ्रॉड समझते हैं। क्या होता है फ्रॉड? मान लेते हैं ये है मिस्टर ए, ओके, दिस इज मिस्टर ए, दिस इज मिस्टर बी। मिस्टर ए बॉट अ हॉर्स फ्रॉम बी। मिस्टर ए ने बी से एक हॉर्स खरीदा, ये वाला हॉर्स। बी क्लेम्स द हॉर्स कैन बी यूज्ड ऑन द फार्म। बी ने ए को बोला कि ये हॉर्स है, इसको फार्म पे यूज़ किया जा सकता है, ऐसा बी ने ए को बोला। बट इट टर्न्स आउट द हॉर्स इज लेम एंड ए कैन नॉट यूज हिम ऑन हिज फार्म। बोला था कि फार्म में यूज़ कर सकते हैं, बट फार्म में यूज़ करने जैसा नहीं है, ऐसा ए ने खरीदने के बाद उसे पता चला। Here B knowingly deceived, this was B right? B ने जानबूझ के ए को डिसीव किया, उसको धोखा दिया, एंड इसी को हम बोल देंगे फ्रॉड। फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, एक प्यारा सा एग्जाम्पल है। अगर ये हमको समझ आ गया है तो बस इससे ऊपर ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। एज पर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इनमें से कोई सा भी, कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव, किसी और को धोखा देने के लिए। उनका इरादा क्या है? धोखा देना है। ठीक है, धोखा देने का इरादा है। अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट, या तो खुद या अपने एजेंट के द्वारा करा रहे हैं, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ हम कुछ षड्यंत्र रखकर, कुछ साजिश रचकर धोखा देना चाहते हैं बेसिकली। धूम तनाना मारजॉम, आप इंडियन सीरीज अगर देखिए आपने, वहाँ पे धूम तनाना हो रहा है, बेसिकली फ्रॉड हो रहा है। ओके, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू, आप ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रू है बट वो ट्रू नहीं है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। द एक्टिव कंसीलमेंट, कोई चीज़ को आप छुपा रहे हैं, आप जानबूझकर छुपा रहे हैं, कुछ एक्टिवली कंसील कर रहे हैं एक ऐसा फैक्ट जो इम्पॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट मैटर के लिए, जो सब्जेक्ट मैटर के कारण आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं। मान लेते हैं ये है पेन जो मैं बेचना चाह रही हूँ, तो ये सब्जेक्ट मैटर है, इसी का फैक्ट होगा। ओके, इस फैक्ट को छुपा रहे हैं। बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाएंगे नहीं, जो वादा हमने किया वो हम निभाएंगे नहीं, हमें पता है, इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट आई नो इट इज़ फ्रॉड। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अगेन धोखा देने के लिए, ऊपर छोड़ के कोई और भी एक्ट है ना जिससे आप धोखा दे रहे हैं, वो भी फ्रॉड ही होगा। एंड एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, और किसी लॉ ने बोल रखा है कि ये एक्ट फ्रॉड है तो वो भी फ्रॉडलेंट
ये एक्ट फ्रॉडलेंट है तो वो भी फ्रॉड की परिभाषा के अंदर आ जाएगा अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। mere silence as a fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। क्या कहने का मतलब है, अगर मैं चुप हूँ और मुझसे पूछा नहीं गया है, मैं एक ऐसा जना हूँ जिससे पूछा नहीं गया है और मैं चुप हूँ, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या इसको हम फ्रॉड मान लेंगे? ये लाइन बोल रही है नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। unless the circumstances of the case are such that regard being had to them it is the duty of the person। जहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि आपकी ड्यूटी थी बताना, वहाँ पर तो अगर वहाँ चुप बैठे हो आप तो वो फ्रॉड है। जहाँ ड्यूटी नहीं है बट आपको ऐसे ही पता है बट आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो फ्रॉड नहीं है। बट जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी बतानी और फिर चुप बैठे हो तो वो साइलेंस भी फ्रॉड ही मान लिया जाएगा। कीपिंग साइलेंस टू स्पीक और अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। जैसे मैं आपकी दुकान पे आई और मैंने बोला भाई साहब ये पेन लेना चाहती हूँ मैं आपसे, ये पेन लेना चाहती हूँ मैं आपसे, ठीक रहेगा ना, बढ़िया रहेगा, मेरे को अपने बोर्ड पे लिखना है। आप कुछ नहीं बोले, ऐसे चुप रहे और मैंने ख़रीद लिया। अब आप चुप रहे, इसका मुझे ऐसा लगा कि आपने हाँ बोला है, शायद ना नहीं बोला है, क्योंकि ना नहीं बोला है तो क्या आपका चुप रहना भी फ्रॉड है? हाँ जी, क्योंकि मैंने आपसे बात करी है, मैंने आपसे पूछा है, जहाँ आपकी ड्यूटी थी बताना, जहाँ पर मैं इस बात को इक्विवेलेंट टू स्पीच ही मान लूँगी, आपके चुप रहने को मैं इक्विवेलेंट टू स्पीच ही मान लूँगी। दोस्तों, इन फ्रॉड इंटेंशन ऑफ पर्सन एलिज टू हैव कमिटेड अ फ्रॉड इज इम्पॉर्टेंट। मतलब आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, जो आप चाहते हो वो यही चाहते हो कि सामने वाले को डिसीव करना है, सामने वाले को धोखा देना है, तो ही वो फ्रॉड है, तो ही वो फ्रॉड है। एंड फ्रॉड ऑफन रिजल्ट्स इनटू क्रिमिनल लायबिलिटीज। तो फ्रॉड अपन नहीं करेंगे, अब तो हम माइनर भी नहीं रहे कि कुछ करने से बच जाएंगे। हाँ, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: active concealment of fact, promise made without any intention of performing it, breach of duty which gains an advantage to person committing it, or inducing mistakes as to subject matter। which of the above 1 2 3 4 में से इनमें से कौन सा फ्रॉड है? ठीक है, इनमें से कौन सा फ्रॉड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। फर्स्ट 2 फ्रॉड है, सेकंड और थर्ड फ्रॉड है, थर्ड और फोर्थ फ्रॉड है, या 1 और 4th फ्रॉड है? बताइएगा आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए। जानबूझ के आप कोई फैक्ट को छुपा रहे हो तो ये तो फ्रॉड है। मतलब जहाँ जहाँ 1 है वो तो आंसर सही हो सकता है, या तो ये आंसर सही हो सकता है या ये आंसर सही हो सकता है, क्योंकि एक्टिव कंसीलमेंट जहाँ हो रहा है वो तो फ्रॉड है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अच्छा, मैंने प्रॉमिस किया है बट मुझे पता है कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करने वाली, तो क्या ये भी फ्रॉड है? इंड्यूसिंग मिस्टेक्स एज टू सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक की तो हमने कोई बात नहीं करी, इसका मतलब 4th तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होने वाला, आंसर यही होने वाला। अगर हम एलिमिनेशन से भी जाते हैं, हम थर्ड के बारे में अगर बहुत श्योर नहीं भी है तभी भी हमको पता है आंसर 1 ही होने वाला है। वैसे तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच गेन्स एन एडवांटेज टू पर्सन कमिटिंग इट, ये आपका फ्रॉड में नहीं आता है। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में आप एग्जाम में फंसते भी हैं, कभी ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक भी ले सकते हैं, या जिसके बारे में आप श्योर हो उन ऑप्शंस को भी लेके चल सकते हैं। जैसे 1 और 1 अपन को यहाँ दोनों ही जगह दिख रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डज, अब फाइनली बात करते हैं, क्या रियली में साइलेंस फ्रॉड कहलाएगा? क्या रियली में साइलेंस फ्रॉड कहलाएगा? अभी तो हमने पढ़ा है कि मियर साइलेंस को तो नहीं मानेंगे, बट जहाँ आपकी ड्यूटी थी और आपने वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करी है तो वहाँ हम उसे फ्रॉड मान लेंगे। आइए देखते हैं। ए गोज टू बीज शॉप, ए बी की शॉप पे गया, ओके, एंड पिक्स अप अ प्रोडक्ट।
ए जो है, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी की दुकान पर गए और वहाँ जाके, इस दुकान पे जाके कुछ सामान उठाया, एक सामान उठाया। एंड आस्क्ड द शॉपकीपर इज द प्रोडक्ट गुड। इससे पूछा कि ये सामान गुड है क्या, पूछा। बी ने सिर्फ हंस दिया। उसके मन को तो पता है, लेके तो जाओ, पैसे तो मेरे हो जाएंगे। हाँ, बी जस्ट स्माइल एंड डिड नॉट स्पीक एनीथिंग और शुक हेड, कुछ नहीं करा, बस ऐसी। ठीक है। ए थॉट इट वॉज गुड एंड बी बॉट द प्रोडक्ट। बी ए को ऐसा लगा कि बी कुछ नहीं बोल रहा है तो बढ़िया है, मैं इसने खरीद लिया। ही बॉट द प्रोडक्ट एंड बॉट द प्रोडक्ट। अब बताओ, क्या ये फ्रॉड किया मिस्टर बी ने? क्या इनकी ड्यूटी नहीं थी बताना? जब उन्होंने पूछा, स्पेसिफिकली पूछा और आप चुप रहे, आपकी ड्यूटी थी बताना। आपसे आपका जो ये मियर एक्शन ऑफ स्माइलिंग है, डजंट इट tantamounts टू फ्रॉड इटसेल्फ? ना बोलना भी बोलने जैसा इक्वली ही तो हो गया कि हाँ सही है, हंस दिया जो, ऐसा ही लगा हमारे को कि सही है। At times, one of the party to the contract makes studied silence to some of the facts relating to the subject matter of the contract. The matter on which silence is maintained by party for may be material fact, मतलब ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे डिसीजन लेने में, जो बायर है उसे डिसीजन लेने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि मैं खरीदूँ या नहीं। अगर वो सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, टमाटर ख़राब है जो आप टमाटर ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स मैं खरीदती ही नहीं। आपने कुछ बोला नहीं तो मुझे लगा ठीक है शायद सही ही होंगे। ये मटेरियल फैक्ट था जो कहीं ना कहीं आप चुप रहकर आपने उसे कंसील कर लिया, आपने उसे छुपा लिया। डज दिस अमाउंट टू पैसिव फ्रॉड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स? इस पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है सेक्शन 17 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, that mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud unless, इसको हम fraud नहीं मानेंगे जब तक, unless the circumstances of the case are such that having regard to them is the duty of the person keeping silence. यहाँ पे ड्यूटी थी ना, पीछे एग्जाम्पल में मिस्टर बी की ड्यूटी थी। जब उनसे पूछा गया कि सही है नहीं, तो ये क्या फ्रॉड है? हाँ जी ये फ्रॉड है, हाँ जी ये फ्रॉड है। बट अगर ड्यूटी नहीं थी और आप तब चुप हो तो वो फ्रॉड नहीं होगा, तब मियर साइलेंस विल नॉट टेंट अमाउंट टू फ्रॉड। Okay, unless silence itself is equivalent to speech. Thus we can say that there is exception to the rule that mere silence does not amount to fraud, does not amount to fraud. ये एक्सेप्शन है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी है वहाँ पे आपको बोलना ही पड़ेगा। जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका ना बोलना भी कुछ बोलना है, आपका मियर साइलेंस रहना भी बोलने की इक्विवेलेंट ही है, वहाँ पर साइलेंस को भी फ्रॉड मान लेंगे, अदरवाइज मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है। These two exceptions are provided in explanation of section 17, जहाँ पे आपकी ड्यूटी थी बोलना और जहाँ पर आपका साइलेंस रहना इक्विवेलेंट टू बोलना ही हो गया। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? आई एम नॉट श्योर कि आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है या नहीं, मैं पढ़ के बता देती हूँ। नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक इज 1 एंड सेकेंड इज वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ये दो पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। However, in the following two types of cases, silence amounts to fraud as held by courts in various cases, where there is a change in the circumstances. ये दो और केसेस हैं जहाँ पर साइलेंस को हम फ्रॉड मान लेंगे, where there is a change in circumstance. A representation may be true when made, but with the passage of time changed circumstances it may become false. जब आप मेरे पास आए थे, मान लेते हैं मैं एक सब्जी बेचती हूँ, जब आप मेरे पास आए थे तब वो सब्जियाँ फ्रेश थी, ठीक है, आपने पूछा बढ़िया है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने हंस दिया, तो क्या ये गलत है?
नहीं, मेरा इंटेंशन आपको डिसीव करना नहीं था। आप थोड़ी देर बाद आए, आपने उसको ले लिया, अब सरकमस्टांस बदल गया, बारिश की वजह से, धूप की वजह से, हो सकता है वो टमाटर ख़राब हो गए हों या उतनी अच्छी क्वालिटी में ना रह गए हो, तो क्या सरकमस्टांस के साथ चेंज होने से वो प्रोडक्ट ख़राब हुआ है ना, तो क्या अब ये फ्रॉड है? नहीं, ये तब फ्रॉड नहीं होगा। यस, accordingly this must be communicated to another party, otherwise it amount to fraud। ठीक है जी, दोबारा पढ़ते हैं, अगर समझ नहीं आया इसको दोबारा पढ़ते हैं। A representation may be true when made, but with the passage of time or change circumstances it may become false। बाद में false हो गई। Accordingly this must be communicated। और अगर ऐसा situation आया है जहाँ पर दोस्तों बताने की ज़रूरत है, दोबारा बताने की ज़रूरत है, बहन जी ये टमाटर जो है ख़राब हो गए हैं, ये टमाटर जो है अब उतने अच्छे नहीं है, जब आप सुबह आए थे तो मेथी बहुत फ्रेश थी, अब उतनी फ्रेश नहीं रही है, ये बता देना चाहिए था। अगर नहीं बताया है, सरकमस्टांस चेंज हो गए हैं, अगर कोई एक्टिव कंसीलमेंट हो सकता है सामने वाला बंदा सामान ही ना खरीदे, अब वो उसके डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो फ्रॉड ही होगा। When there is half truth, thus even when a person is not bound to disclose a fact, he may be held guilty to fraud if he volunteers to disclose a state of fact partially। जब वो कोई बात ना आधी अधूरी बता रहा है, जब उसने बात शुरू कर दी है तो पूरी साफ बतानी पड़ेगी। अगर आप आधी अधूरी बता रहे हो और बाकी पोर्शन बताने ही नहीं जा रहे हो, अनडिस्क्लोज रख रहे हो, तो क्या वो भी फ्रॉड है? हाँ जी, वो सरकमस्टांस भी फ्रॉड हो जाएगा। ओके, लेट्स सी अ क्वेश्चन। व्हाइल ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ प्रोमिसी, कीपिंग साइलेंस बाय द प्रोमिसर when he has a duty to speak, उसकी ड्यूटी है बोलने की, about the material facts, amount to consent obtained by coercion, misrepresentation, mistake या fraud। जहाँ उसकी ड्यूटी थी बट उसने बताया नहीं, वो चुप रह गया, वो साइलेंट रह गया, क्या वो कोएर्शन है? नहीं, कोएर्शन तो जोर ज़बरदस्ती होता है। क्या वो मिसरिप्रेजेंटेशन है? वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? क्या वो मिस्टेक है? ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉड, ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉड दोस्तों। तो इफेक्ट क्या है फ्रॉड का? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, सेक्शन 17 में फ्रॉड पढ़ा, बट इफेक्ट सेक्शन 19 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हमने थोड़े समय पहले कंसेंट पढ़ा था, लास्ट सेशन में कंसेंट पढ़ा था, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 बोला था, 19 नहीं बोला था। 19 बेसिकली इफेक्ट बताता है, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। अब ये मत सोचना मैम को मैथ्स नहीं आती, नहीं मैथ्स पूरी आती है, हाँ इतनी भी ज़्यादा नहीं आती बट नॉर्मल तो आती है। आइए समझते हैं। According to section 19, when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused। Of course ये voidable है क्योंकि free consent नहीं है। A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and he shall be in the position in which he would have been if the representation had been true। However, there is one exception to the rule of voidability of the contract at the option of aggrieved party if such consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 19, the contract nevertheless is not voidable if the parties whose consent so caused has had the means to discover the truth with ordinary diligence। कहने का मतलब ये है कि अगर बोल रहे हैं कि अगर जी, वैसे तो किसी के साथ भी अगर कोएर्शन हुआ है ना, या अनड्यू इन्फ्लुएंस है या फ्रॉड है
या मिस रिप्रेजेंटेशन है, सभी जगह वॉइडेबल है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पर्सन हु इज अग्रीव्ड। बट जब हम फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉड में अगर कोई मियर साइलेंट था, ठीक है, या कोई बात डिस्क्लोज नहीं करी है ना, कुछ कंसील करा है, वहाँ पर आप सिर्फ एक एज अ पर्सन ना एक नॉर्मल डिलीजेंस, नॉर्मल सा केयर करते, अगर उठाकर देख लेते कि सब सही है ना, ठीक है, उस समय अगर नॉर्मल डिलीजेंस आप खुद कर लेते तो ये वॉइडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वॉइडेबल नहीं है। बोल रहे हैं, एक हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, लेट द बायर बीवेयर, डॉक्टर ऑफ केविट एम्प्टर। वो कहीं ना कहीं उसी एंगल में हम यहाँ पर जा रहे हैं कि जो बायर है उसने अगर थोड़ी बहुत जांच पड़ताछ करी होती, ऑर्डिनरी डिलीजेंस किया होता और उस ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच का सामना हो जाता, ट्रुथ निकल आता, तो आपकी जो वॉइडेबिलिटी वाली प्रिविलेज थी ना, वो अब आप नहीं एंजॉय कर सकते, इवन दो यू आर अ अग्रीव्ड पर्सन। ओके, आई होप इफेक्ट ऑफ फ्रॉड आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ सेक्शन 17 खत्म। अब चल दिए हम सेक्शन 18 की ओर, जहां मिस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट which one party makes in the course of negotiation with a view to induce the other party to enter into a contract is known as misrepresentation। जब कोई बात ऐसे दिखाई जा रही है जहाँ फ्रॉड नहीं है, इट इज़ नॉट फ्रॉड, ऐसे सिर्फ मैन्युपुलेशन कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट मैन्युपुलेशन, ताकि सामने वाला बंदा कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। इट मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट विच इज़ मटीरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। मटीरियल मतलब, मटीरियल वो होता है जिसके होने से या ना होने से बेसिकली जो सामने वाला है वो डिसीजन लेगा कि उसे खरीदना है, इस कॉन्ट्रैक्ट में आना है या नहीं आना है। It may be expressed by spoken words or written or implied from the act or conduct of parties. A representation when wrongly made either innocently or intentionally is misrepresentation। या तो आपने जानबूझ के किया हो या जानबूझ के ना किया हो, अगर आपने कोई भी रिप्रेजेंटेशन रॉन्गली करी है वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है दोस्तों, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन, चाहे आप इनोसेंटली कर रहे हो, आपको पता नहीं था, है ना, या आप जानबूझ के कर रहे हो बट सामने वाले बंदे की यहाँ पर का नुकसान हो गया है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन ही है अगर आपने कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन करी है। When it is made innocently or unintentionally, it is misrepresentation, and when made intentionally or willfully, it is known as fraud। जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, इनोसेंटली कर रहे हैं, अनइंटेंशनली कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन खराब होना से आप फ्रॉड के अंतर्गत आ जाते हो सेक्शन 17 के अंदर। अभी हम सेक्शन 18 पढ़ रहे हैं। Misrepresentation has been defined in section 18 of Indian Contract Act 1872। Misrepresentation क्या होता है दोस्तों? The positive assertion in a manner not warranted by information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं सामान बेच रही हूँ वो सही ही है, बट एक्चुअली में वो सही नहीं है, मेरा इंटेंशन खराब नहीं है, मैंने पॉजिटिव बोल रखा है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, ले लो, ये सामान बहुत बढ़िया है, ले लो, तो ये सामान जो बढ़िया एक्चुअली में बढ़िया है नहीं और इस बारे में मुझे पता नहीं है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। ओके, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच without an intent to deceive gains an advantage to person committing it or anyone complaining under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। ये भी आपका क्या नाम है, मिस रिप्रेजेंटेशन में ही आ जाता है। जब आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हो तो उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हो, आपका इंटेंट खराब नहीं है, ठीक है, बट
जो भी आपने अपनी ड्यूटी नहीं करी एज अ पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कोई एक ड्यूटी आपको करनी थी बट आपने वो ड्यूटी नहीं करी, ठीक है, बट आपका इंटेंशन खराब नहीं था, बट आपके वो कुछ करने से या ना करने से, वट एवर द केस में भी, किसी और बंदे के साथ सही नहीं हुआ है बट इंटेंशन खराब नहीं था, तो ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन ही होगा. Causing, however innocently, a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject matter of the agreement. आपने गलती से, जैसे मैं थोड़े दिन पहले गुरु पूजा थी, गुरु पूर्णिमा थी, तो मुझे अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, स्पिरिचुअल गुरु के लिए मुझे कुछ सामान लेकर जाना था श्रृंगार का. तो मैं सामान ले रही थी, उसमें डबल पैसे लगा दिए थे. वो क्या मिस्टेक हुई, डबल पैसे लगा दिए एक नेल पॉलिश के डबल पैसे लगा दिए. एक 19-20 ईयर्स का बॉय था, न्यूली अपने फादर को उसने उस शॉप पे ज्वाइन किया था गलती से. बट क्या वो जो सामान ले रही थी मैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इट वाज 150 रुपीज़ का डिफरेंस, बट क्या वो सब्जेक्ट मैटर पे आ रहा है. जो मैं सामान ले रही हूँ उससे मैंने शायद 200-250 रुपये का सामान लिया था, उसमें 150 रुपये और ऐड हो गए. तो क्या सब्सटैंशली चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा हो रहा है, चाहे उससे गलती से हो रहा हो, इंटेंशन नहीं है. अगर इंटेंशन होता तो फ्रॉड ही हो जाता, वो क्रिमिनल लायबिलिटीज़ पे टैंटामाउंट हो जाता. बट यहाँ पर जो गलती हुई है वो सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट है और इनोसेंटली हुई है, इसीलिए वो मिसरिप्रेजेंटेशन है दोस्तों. आइए, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑफ द टर्म मिसरिप्रेजेंटेशन, द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन आर नोटिस. एक है अनवारंटेड स्टेटमेंट, एक है ब्रीच ऑफ ड्यूटी. क्या है ये अनवारंटेड स्टेटमेंट, पहले ये देख लेते हैं. मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि आपको स्क्रीन जो है वो दिखने लगे. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. दिख रहा है क्या आप लोगों को स्क्रीन? आई होप सो दिख रहा होगा. मैं थोड़ा स्क्रीन और ब्राइटनेस कम कर देती हूँ. अब दिख रहा है. यस, नाउ यू आर एबल टू सी आई थिंक. चलिए आइए फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. When a person positively asserts, जो हमने पीछे देखे थे ना 3 पॉइंटर्स, उन्हीं को हमने 2 में अब तोड़ दिया. एक है अनवारंटेड स्टेटमेंट, एक है ब्रीच ऑफ ड्यूटी. When a person positively asserts, makes an absolute and explicit statement of fact, the fact is true, though he has no reliable source to form this opinion but believes it to be true. उसने कोई रिसर्च वगैरह नहीं कर रखी है, बोला है कि हाँ ये जड़ी बूटी खाओगे और डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा. उसने रिसर्च नहीं करी हुई, ये अनइंटेंशनली बोल रहा है, अनवारंटेड स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आ जाता है अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. दिस इज वन टाइप ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. उसको खुद ऐसा लग रहा है कि वो ट्रू है, उसका इंटेंशन किसी को धोखा देने का नहीं है, क्योंकि का इंटेंशन ही धोखा देने का हो जाता तो वो फ्रॉड हो जाता है दोस्तों. ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कुछ करना था, आपकी ड्यूटी थी एज अ पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बट आप वो नहीं कर रहे हो. ब्रीच मतलब आप नहीं कर रहे हो. Okay, any breach of duty which brings advantages to the person committing it by misleading the other to his prejudice, अपने फायदे के लिए, is a misrepresentation. This is another type of misrepresentation. इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं. मोटी मोटी 2 मिसरिप्रेजेंटेशन बोली सेक्शन 18 में. एक है अनवारंटेड स्टेटमेंट, एक है ब्रीच ऑफ
ड्यूटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन दोनों के अंतर्गत ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी अब कम इसलिए है क्योंकि इंडियन वेयर एक्ट उठाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई है। ठीक है, बट अभी हमारे सिलेबस में तो हमने पढ़ लिया जितना हमारे सिलेबस में है। आइए, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स अनवारंटेड असर्शन, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इनोसेंट मिस्टेक, या ये सभी कुछ, है ना। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो है, हाँ, अनवारंटेड असर्शन है, अनवारंटेड स्टेटमेंट है, गलती से कोई मिस्टेक कर दी है, तो क्या आंसर होएगा? इट इज ऑल ऑफ द अबव, इट इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन का? इफेक्ट ऑफ, हमने फ्रॉड देखा था, वैसे तो वॉइडेबल है, बट वॉइडेबिलिटी की भी एक्सेप्शन देखी थी जहाँ पर आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस से निकाल सकते थे कि हाँ कुछ गड़बड़ है, दया दरवाज़ा तोड़ दो, ना करना पड़ता उतने एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं, नॉर्मल चीज़, नॉर्मल ऑर्डिनरी डिलीजेंस, नॉर्मल ड्यू केयर रखते तो आपको पता चल जाता, तो वहाँ पे आप वॉइडेबिलिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। बट इन जनरल फ्रॉड में भी वॉइडेबल है, इन जनरल मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आप देखेंगे वॉइडेबल ही रहने वाला है। एज पर सेक्शन 19, तो सेक्शन 19 में इफेक्ट ऑफ फ्रॉड देखा था, सेक्शन 19 में इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट is caused by misrepresentation, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was so caused. A party to contract whose consent was caused by misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the misrepresentation had been made, if the misrepresentation made had been true. अगर लग रहा है कि void, somebody who wants to perform the contract, वो कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म करता अगर आप मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं भी करते तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वॉइड एबल है, अदरवाइज वॉइड करा जा सकता है, इसलिए वॉइड एबल बोल रहे हैं। आइए, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17, the consent nevertheless is not voidable if the parties whose consent was caused had the means to discovering the truth with ordinary diligence। जो हमने पहले पढ़ा था वही दोबारा बोल रहे हैं, एक्सेप्शन है यहाँ पर, ये voidability का प्रिविलेज आप हट जाता है अगर आपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस करते और आपको सच का सामना वहीं पर हो जाता। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसके बारे में हम कंपनीज एक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 में जब हम इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आपको हल्का सा आइडिया देती हूँ ताकि आपको एक्चुअली में समझ आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आप पता लगा सकते थे बट आप पता नहीं लगाए। जैसे मान लेते हैं हमारी कंपनी होती है, उस कंपनी में कुछ MOA होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। कंपनी क्या करेगी उसका ऑब्जेक्ट यहीं पर लिखा होता है और AOA इसी के इसी अम्ब्रेला के अंदर आना चाहिए। मतलब AOA जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इट शुड नॉट कॉन्ट्रावीन एनीथिंग दैट इज रिटन इन MOA। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। आपने क्लास 11 में जब कंपनी की फॉर्मेशन देखी थी तो ये देखा था कि डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, प्रमोटर बनाता है, सबमिट करता है, ROC सेटिस्फाई हो जाता है और बाकी और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बस ये दोनों डॉक्यूमेंट वन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। ROC सेटिस्फाइड होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और मुबारक हो आपको कंपनी हो जाती है, मतलब आपकी कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। ओके, अब क्या हुआ इसके मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ था कि ये फिश बेचेंगे, दे विल सेल फिश। ठीक है, बट ये कंपनी जो है, इस कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ वेजिटेबल बेचने के कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, वेजिटेबल बेचने के कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। ठीक है, अब क्या मैं ये MOA पढ़ सकती थी अगर मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस लेती है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस भी लेती, सिंपल एक भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेती जो कि एक पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट था। अगर मैं पढ़ लेती और
अब क्या हुआ, मुझे पढ़ना चाहिए था बट मैंने पढ़ा नहीं। अब क्या हुआ, इन्होंने थोड़े दिन तो मुझे 15-20 दिन तो सप्लाई किया और उसके बाद देना इन्होंने बंद कर दिया। तो ब्रीच कर दिया इन्होंने मेरे साथ ब्रीच कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में आए थे बट अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये फ्रॉड हो जाएगा? क्या ये फ्रॉड हो जाएगा? बोल रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअली इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं कि जो डॉक्यूमेंट पब्लिक अवेलेबल थे आपने पढ़े क्यों नहीं? ये तो आपकी ड्यूटी थी ना पढ़ने की। तो ये मेरी ड्यूटी थी पढ़ने की कि ये लोग तो फिश में डील करते हैं, मैं वेजिटेबल ले रही हूँ इनसे। तो वो इनके मेमोरेंडम में ही नहीं बताता जो ये कर सकते हैं बिजनेस, वही वो कर ही नहीं सकते हैं जो चीज़ लिखा हुआ नहीं है। तो यही बोल रहे हैं पीछे भी कि अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से अगर आप नॉर्मली ड्यू केयर फॉलो करते और तब आप सच का सामना ला सकते थे, और वो आपने नहीं किया तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, मैंने MOA पढ़ा था और उसके बाद भी कुछ गड़बड़ कर दी तुमने, उसके बाद भी सामने वाले बंदे ने गड़बड़ कर दी, तो फिर वो फ्रॉड ही है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन ही है, वट एवर द केस में भी, और वहाँ पे बस वॉइडेबिलिटी का प्रिविलेज जो है रहेगा। ठीक है जी, ये भी आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे। एक डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है, वो भी आप वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रेलेवेंस आया था, तो मैंने आपको बता दिया। बस आज का सेशन का लास्ट टॉपिक है, बट अभी आखिरी सांस से नहीं गिन रहा क्योंकि टॉपिक बड़ा है थोड़ा इन कंपैरिजन टू फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। बस मिस्टेक के बाद एक्चुअली मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं जो मैं आपके नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर दूंगी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऑलमोस्ट 150-180 स्लाइड्स हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत कम है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देखेंगे 500 से ज़्यादा स्लाइड्स हैं, अ लॉट ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, तो ये तो हमें टाइम लग गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब आप लगा के चलिए 5 से 6 घंटे में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में पूरा सेल्स दे दूँ, बट अगर एक में नहीं दे पाई तो 2 में तो मैक्सिमम में कंप्लीट कर ही देंगे। आज के सेशन के बाद एक और सेशन लगेगा जहाँ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करेंगे, फिर सोगा कंप्लीट करेंगे, नेगोशिएबल खत्म करेंगे। इसके साथ हमारा मेजर बिजनेस लॉ तो खत्म हो जाता है, एक छोटा सा बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक रह जाएगा। वो हमें समय मिलेगा तो हम एग्जाम से पहले कर लेंगे, अदरवाइज लॉ तो हम कंप्लीट करके चलेंगे ही। ठीक है, आइए मिस्टेक समझते हैं। मिस्टेक ना दोस्तों कुछ ना ब्लर सा हो रहा है, लेट मी सी हाउ कैन वी डू इट। मैनुअल जूम जूम, आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ 2 तरीके के हैं, मिस्टेक ऑफ जनरल लॉ ऑफ द कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। ठीक है, और फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट अपन के पास 2 हैं, बायलैटरल, यूनिलैटरल। बायलैटरल फर्दर आगे 2 है, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट आगे फर्दर कैटेगराइज्ड है, और ऐसे ही मिस्टेक टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये भी फर्दर कैटेगराइज्ड है। आइए इनको समझते हैं 1 बाय 1। शुरू करते हैं। मिस्टेक जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा हो सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक मिस्टेक ऑफ लॉ है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। पहले लॉ देखते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ
जैसे जो मैंने पीछे बोला है वही लिखा हुआ है. मिस्टेक मीन्स एन एरोनियस बिलीव अबाउट समथिंग. इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मिस्टेक को डिफाइन नहीं किया गया है, बट सेक्शन 21, 22, 20, 21 और 22 इसके साथ डील करता है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिस्टेक कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखी है, मिस्टेक डिफाइन ही नहीं करी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मिस्टेक को डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट होती दो तरीके के हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ओके, मिस्टेक ऑफ लॉ से शुरू करेंगे. मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरीके की है, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री. ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया में रहते हुए आपको इंडिया के कानून जो है वो फॉलो करने होंगे. यू विल हैव टू फॉलो द लॉ. तो अगर आप ये कहें कि मुझे तो पता ही नहीं था, आप क्या कर रहे थे, आप सड़क पे जा रहे थे. ठीक है, आप सड़क पे जा रहे थे. दोबारा से आप सड़क पे जा रहे थे. ठीक है, आगे आई एक रेड लाइट, रेड, ग्रीन, येलो. ठीक है, रेड लाइट जो है वो रेड हो गई, राइट जो है वो रेड हो गई. जब रेड हो गई आपने जो है टाप दिया, रेड लाइट क्रॉस कर दी. नहीं जाना था ना, क्रॉस कर दिया. बाद में कह रहे मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था. क्या ये इस मिस्टेक को हम बर्दाश्त किया जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के लॉ ना पता होना इज़ नॉट अ मिस्टेक. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट अ मिस्टेक. मतलब सॉरी, ignorance of law is will not amount to voidness. हमको नहीं पता, ये कोई कारण नहीं हुआ. तो जिस कंट्री में आप रहते हो आपको उसके लॉ पता होने चाहिए. When a party enters into contract without the knowledge of the law in the country, the contract is affected by such mistake but is not void. कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर तो कर गए, हो सकता है उसका इफेक्ट डिफरेंटली हो जाए, बट कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते कह के कि मुझे तो पता ही नहीं था इस ये भी कोई लॉ है, ये भी कुछ बात है, कंपनीज एक्ट भी कुछ होता है, उसके अंदर कुछ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी होता है, ये भी कुछ होता है. दिस इज नॉट अ एक्सक्यूज. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, लास्ट लाइन लिखे है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है मिस्टेक ऑफ लॉ. अ कॉन्ट्रैक्ट इज not voidable, neither void not voidable, because it is caused by a mistake as to any law. तो अगर क्वेश्चन आता है मिस्टेक ऑफ लॉ है, क्या ये void है? नहीं. क्या ये voidable है? नहीं, क्योंकि जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री में कि आपको लॉज पता होने चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. The reason here is that ignorance of law is not an excuse at all. However, if a party is induced to enter into contract by mistake of law, then such a contract may be avoided. अगर लॉ की मिस्टेक के कारण किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, बट आपको पता नहीं है, ये आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो. तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो. आइए अब देखते हैं मिस्टेक ऑफ फॉरेन कंट्री. अब मान लेते हैं हम इंडिया में रहते हैं, हम तो रहते हैं, ये मानने की क्या ज़रूरत है, मोस्टली आप में से सब लोग इंडिया रहते होंगे, है ना. आप इंडिया रहते हैं, अब इंडिया में रहते हुए आप इंडिया के लॉज जानते हो, ये तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है. बट क्या अब ईरान में क्या हो रहा है, क्या इराक के लॉज हैं, क्या दुबई के लॉज हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया के लॉज हैं, क्या यूरोप के लॉज हैं, हमको पता होगा क्या? अगर नहीं पता है तो क्या होगा? क्या उसको भी हम void और voidable नहीं लेंगे? नहीं. बोल रहे हैं सच मिस्टेक इज
treated as mistake of fact. An agreement in such case is void. यहाँ पर void है, अगर कोई agreement होता है फॉरेन कंट्री के लॉ की मिस्टेक की वजह से तो वो void है. ओके, इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ मे बी एक्सक्यूज. जैसे पहले बोला था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, वैसे बोल रहे हैं इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ, ignorance of foreign law may be excused. ओके है जी. with this we are done with mistake of law. और अब चल रहे हैं थोड़े डीप डाइविंग में, जहाँ हम पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके की होती है, एक होती है यूनिलैटरल, दूसरी होती है बायलैटरल. बायलैटरल मतलब दोनों ही पार्टीज की मिस्टेक थी. जैसे अपन ने अनुपमा वाला एग्जाम्पल लिया था. अनुपमा बेचना चाहती है डांस वाला और मिस्टर शाह खरीदना चाहते हैं रेस्टोरेंट. दोनों ही लोगों की गलती थी. फिर हमने एक और एग्जाम्पल देखा था पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाला, है ना, जॉन स्पैरो और अमित शाह ये बेचना चाह रहे थे कोई और शिप, ये खरीदना चाहे थे कोई और शिप. तो दोनों ही पार्टीज की मिस्टेक है. किसके मिस्टेक है? लॉ की मिस्टेक नहीं है, फैक्ट की मिस्टेक है. फैक्ट इज द अंडरलाइंग सब्जेक्ट मैटर जिसका आप एक्सचेंज कर रहे हो, जो आप बेचना खरीदना चाहते हो. ओके, दिस इज बायलैटरल मिस्टेक where both the parties to an agreement are under a mistake to add as a matter of fact essential to the contract is known as a bilateral mistake and the agreement is void. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जहाँ मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा, जहाँ कंसेंसस है, मीडियम नहीं हो रहा, वहाँ बायलैटरल मिस्टेक है. बायलैटरल मिस्टेक है जिसकी वजह से void हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट. Example, explanation, an erroneous opinion as to the value of thing which forms the subject matter of the agreement. subject matter हो गया जिसको आप बेचना चाह रहे हो या खरीदना चाह रहे हो. ऐसे वो अनुपमा और मिस्टर शाह का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये डांस अकेडमी बेचना चाह रही हैं अनुपमा, और ये लीला रेस्टोरेंट खरीदना चाह रहे हैं. तो सब्जेक्ट मैटर ही बदल गया ना, इसलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई. ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, ये मैटर ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया. ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बायलैटरल मिस्टेक के अंदर. इन ऑर्डर टू रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, किसी कॉन्ट्रैक्ट को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वॉइड बताने के लिए, ड्यू टू बायलैटरल मिस्टेक द फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी मेट. अदरवाइज वॉइड नहीं होगा. ये दो कंडीशंस होंगी तभी ही कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल मिस्टेक में वॉइड कहलाएगा. मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल, दोनों की ही गलती होनी चाहिए, अदरवाइज यूनिलैटरल हो जाएगा ना. यूनि मतलब एक, बाय मतलब एक से ज़्यादा, बाय मतलब दो एक्चुअली, और मल्टी मतलब दो से भी ज़्यादा, है ना. मल्टी के बारे में हमारे कोई बात ही नहीं हो रही, तो जनरल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको रिलेट करने में हेल्प कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए. ओके, बोथ द पार्टीज मस्ट मिसअंडरस्टैंड ईच अदर एंड शुड बी ऑफ क्रॉस पर्पस. जैसे हमने अनुपमा और मिस्टर शाह का एग्जाम्पल लिया था, ये बेचना चाहते थे, ये खरीदना चाहते थे, और हमने जॉन स्पैरो और अमित शाह का भी एग्जाम्पल लिया था, ये कोई और शिप बेचना चाह रहे थे, ये कोई और शिप खरीदना चाह रहे थे. ओके, मिस्टेक मस्ट रिलेट टू मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू द अग्रीमेंट. ऑफ कोर्स मैटर ऑफ द फैक्ट, जैसे यहाँ पर शिप्स थी, और अनुपमा और मिस्टर शाह के एग्जाम्पल में जो दुकानें थी, चाहे वो डांस की दुकान थी या फिर वो खाने की दुकान थी. ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मैटर ऑफ द फैक्ट है, वो एसेंशियल होना चाहिए एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो ही मिस्टेक को मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे बायलैटरल कंटेक्स्ट में. ओके, और जब कंटेक्स्ट होगा फिर उसे वॉइड भी कर देंगे, अदरवाइज वॉइड नहीं हो पाएगा. What is essential fact of agreement depends upon the nature of the promise in each case. अब यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर इनके केस में, अमित शाह के केस में, और अमित शाह जी के केस में, और जॉन स्पैरो के केस में शिप्स थी, है ना, और अनुपमा और मिस्टर शाह के केस में वो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो प्लेसेस थी. ओके, अब
The various types of mistakes falling under bilateral mistake are as under: mistake as to subject matter covers following cases, कौन कौन से केसेस हैं उनको पढ़ लेंगे हम, एंड मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर कवर्स फॉलोइंग केसेस। मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, mistake as to identity of subject matter, mistake as to the quality of the subject matter, mistake as to the quantity of the subject matter, mistake as to the title of the subject matter, and mistake as to the price of the subject matter। ये अपन के पास 6 पॉइंटर्स हैं जो आपके आते हैं मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर दैट आर कवर्ड अंडर बायलैटरल मिस्टेक्स, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएंगे। ओके, जहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है उसी में गलती हो गई, ये शिप बेचना चाहते हैं, ये शिप खरीदना चाहते हैं, बायलैटरल है, दोनों की म्यूचुअल गलती है, और किससे रिलेटेड गलती है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। Mistake as to the identity of the subject matter. It usually happens when both the parties have different subject matter of contract in their mind. मैं ऑल्टो बेचना चाहती हूँ, आप 800 खरीदना चाहते हैं, या मैं 800 खरीदना चाहती हूँ और मैं 800 बेचना चाहती हूँ और आप ऑल्टो खरीदना चाहते हैं, दोनों कंसेंसस आर इडम नहीं हो रहे हैं, आइडेंटिटी में ही प्रॉब्लम है हमारे दिमाग में, दोनों की गलती में, तो ये वॉइड ही हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, the subject matter is something essentially different from what the parties thought to be, the agreement is void। मुझे लग रहा है क्वालिटी जो है वो ये जो मैं बुलेट ले रही हूँ या जो भी बाइक ले रही हूँ, इससे मैं लद्दाख जा सकती हूँ। बहुत लोग देखे हैं, लोग बाइक उठा के चल देते हैं लद्दाख, हाँ, बट ये सही ही नहीं है, ये सही ही नहीं है। उस जिस पर्पस के लिए मैं ले रही हूँ वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा, आप और मेरी दोनों की ही गलती है, या म्यूचुअल प्रॉब्लम्स है, म्यूचुअल मिस्टेक है। जब म्यूचुअल मिस्टेक होती है तभी बायलैटरल होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बायलैटरल मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वुड रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू वॉइड, ठीक है। जहाँ दोनों की गलती चाहे क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे क्वांटिटी से रिलेटेड हो, चाहे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, चाहे आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, चाहे टाइटल से रिलेटेड हो। टाइटल होता है कि ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप किसके पास है, ठीक है। टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट, द अग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू बायलैटरल मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर दोनों की गलती टाइटल से रिलेटेड है तो फिर भी बायलैटरल मिस्टेक होगी और वहाँ पे भी वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जहाँ गलती है दोनों की, मैं बेचना चाह रही हूँ 2 लाख में, आप खरीदना चाह रहे हो 1,80,000 में, दोनों को लग रहा है कि हाँ मैं बेच रही हूँ, आप खरीदो। ऐसे कभी कभी हमारे साथ दुकान पे होता है, मम्मी के साथ जाते हैं, मम्मी बार्गेनिंग कर रही है और वो बोल रहे हैं नहीं इतना थोड़ी ना होता है, बट मम्मी फिर भी उतना ही पकड़ा रही है, जहाँ दोनों की मिस्टेक हो रही है, दोनों की। वो कह रहे हैं हाँ पैक कर दे, जरा पैक कर दे, उन्हें लग रहा है कि दे देंगी सामने वाली, बट सामने वाले दे ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं मैं तो 180 में ही दूंगा, वो कह रहे हैं नहीं हम तो 150 में ही खरीदेंगे, ठीक है कि नहीं। तो प्राइस में भी ये हो जाते हैं मिस्टेक्स एज टू द सब्जेक्ट मैटर में ही सब कुछ कवर हो जाता है। अब बात करते हैं मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और लीगल इम्पॉसिबिलिटी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अगर दोनों की ही गलती है। Okay, a contract is void if it is identified to be non-feasible due to physical factors like time, distance, height, etc. बर्फ़ भेजनी है, बर्फ़ तो पिघल जाएगी ना गर्मी के मौसम में, दोनों की ही गलती हो गई। और ये बायलैटरल होने के साथ साथ यहाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं हो पा रही है, और लीगली अगर कोई चीज़ पहले ले सकते थे अब नहीं ले सकते हैं, लॉ ही मना कर रहा है, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इन जनरल भी हो जाता है, चाहे वो बायलैटरल हो भी या नहीं। अगर लॉ ही मना कर रहा है तो आप उसे वैसे भी कर ही नहीं सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा बायलैटरल मिस्टेक हो जाता है खत्म। आप पढ़ेंगे यूनिलैटरल मिस्टेक, और आज का सेशन अब आखिरी सांसें गिन रहा है। आइए देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 22 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
it is not voidable merely because it was caused by one of the parties. जब किसी एक इंसान की गलती होती है, किसी एक इंसान की गलती है, किसी एक इंसान की गलती है, तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लॉ नहीं है. मिस्टेक ऑफ लॉ तो सिर्फ कंट्री है और फॉरेन कंट्री है. कंट्री का तो नॉट एन एक्सक्यूज है, बट फॉरेन कंट्री का वॉइड हो जाएगा. बट जब मैं बात कर रही हूँ टू द फैक्ट, वहाँ पे बायलैटरल और यूनिलैटरल. बायलैटरल हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब यूनिलैटरल पढ़ने जा रहे हैं. यूनिलैटरल बोल रहा है कि अगर किसी एक बंदे की गलती है तो उस बंदे की गलती के कारण वॉइडेबल नहीं हो जाएगा. यूनिलैटरल मिस्टेक इज नॉट अलाउड एज अ डिफेंस इन अवॉइडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. कि हम कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए नहीं आ रहे कि मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे से गलती हो गई. ये आप ये नहीं ले सकते कि कॉन्ट्रैक्ट अब हम करेंगे ही नहीं. अगर आपने नहीं किया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में आना था, आपने प्रॉमिस किया था, बट अब आप नहीं कर रहे हैं उसे फुलफिल. Unless the mistakes are brought about by another party's fraud or misrepresentation. फिर तो हम fraud और misrepresentation में ले लेंगे अगर fraud और misrepresentation वाले एंगल में चल जाता है इंस्टेड ऑफ मिस्टेक को छोड़ के फिर हम उसको मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के एंगल पे ले जाएंगे, और वहाँ पर तो वॉइडेबल हो जाता है अगर आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रुथ सच का सामना नहीं कर सकते हैं तो. अदरवाइज वहाँ पे भी वैलिड ही रहने वाला है. ठीक है. और यूनिलैटरल मिस्टेक को हम डिफेंस की तरह नहीं ले सकते कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करें क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी. किसी से भी गलती हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट में तो आना पड़ेगा अगर आपने एंट्री कर ली है तो. और इसी के साथ होता है हमारा टॉपिक ख़त्म गाइस. वी आर डन विद टुडेज टॉपिक और हमारा मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट सेशन में क्वासी एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करेंगे. लगभग अभी हमारी 150 से 200 स्लाइड्स रहती हैं, बट हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसको मेजरली कंप्लीट कर लिया जाए. ओके, अभी लेते हैं आपसे अलविदा. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलरली कंटेंट चैनल पर डालती रहूं. और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देते रहिएगा. अभी लेते हैं आपसे अलविदा. Guys, take care, stay blessed. This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye-bye.